Hi everyone, welcome to my channel, and in today's video I am going to explain you the third chapter of history, which is the making of the global world. By the end of this video you will understand everything very easily. So let's start our explanation. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमें ऐसा लगेगा ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये अभी कुछ 50 ईयर्स पहले से ही आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी हिस्ट्री में पता चलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत सालों से चला आ रहा है और इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है ट्रेड और माइग्रेशंस की। एशियन टाइम से ही ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स ट्रैवल करते थे वॉस्ट डिस्टेंसेस ताकि उन्हें नॉलेज मिल सके, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिले और भी बहुत कुछ। Traders, travelers, priests, and pilgrims crossed vast distances for knowledge, opportunities, spiritual fulfillments, or escape from persecution. They carried good, money, ideas, invention, and disease. तो वो सिर्फ और सिर्फ एक देश से दूसरे देश ही नहीं जाते थे, बल्कि अपने साथ अपना सामान, अपने आइडियाज़, अपने थॉट, अपनी मनी, इन्वेंशंस और बीमारियाँ तक लेके जाते थे। As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West Asia। यानी कि 3000 BCE में जो एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड था उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो कि अभी प्रेजेंट डे है, वेस्ट एशिया से लिंक किया था। बहुत सालों से जो कोरीज यानी या फिर काउडीज जो होते थे वो करेंसी के फॉर्म में यूज़ किए जाते थे, मालदीव्स टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। अब ये सिल्क रूट सुनकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये कोई सिल्क का बना हुआ रूट है, बट ऐसा नहीं है। सिल्क रूट ने लिंक किया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज से, और इसका नेम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से चाइनीज़ सिल्क कार्गोज को इम्पोर्ट किया जाता था। हिस्टोरियंस ने बहुत से सेवरल सिल्क रूट्स को आइडेंटिफाइड किया और उन्हें लिंक किया एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्थन अफ्रीका, और ये क्रिश्चियन एरा के पहले से भी जाने जा रहे हैं, उससे पहले से भी एग्जिस्ट किए जा रहे हैं। चाइनीज़ पोट्री भी इसी सेम रूट से जो है ट्रैवल किया करती थी, जैसे कि टेक्सटाइल और स्पाइसेस इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से, और इन रिटर्न में हमको प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर मिलता था, यानी यूरोप से एशिया आता था। अगर हम देखें तो ट्रेड और जो कल्चरल एक्सचेंज है वो हमेशा हाथों हाथ चला है। सबसे स्टार्टिंग में जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वो इसी रूट से एशिया ट्रैवल करते थे, और तो और बुद्धिज्म भी ईस्टर्न इंडिया से ही इमर्ज हुआ और सेवरल डायरेक्शन में पहुंच गया सिल्क रूट से। मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑल्सो यूज्ड दीज रूट्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। फूड ट्रेवल्स ने लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज को दिखाया है, यानी कि जो स्पैगेटी और नूडल्स होते थे वो उन्होंने अपने ओरिजिन्स को शेयर किया। पॉसिबली ये जो चाइना और अरब ट्रेडर्स से यूरोप में गए। फूड जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, मेज, चिली, ये 5th सेंचुरी पहले तक तो जाने भी नहीं जाते थे। ये फूड इंट्रोड्यूस हुए यूरोप एंड एशिया में जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन के नाम से जाना जाता था। बहुत से जो कॉमन फूड्स हैं उनके ओरिजिनल इन्हेबिटेंट अमेरिका है, अमेरिकन इंडियंस। न्यू क्रॉप्स जो इमर्ज हुए उन्होंने इम्प्रूव की लोगों की हेल्थ और लॉन्गेविटी इन यूरोप। आयरलैंड में एक फेमाइन आया था जिस वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोटैटो पर डिपेंड हो चुके थे। A potato disease in the mid-1814 caused a famine, killing hundreds of thousands due to starvation. And also, Arab traders took pasta to 5th century Sicily, an island known in Italy. It is believed that noodles traveled from west from China to become spaghetti. अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि कॉन्क्वेस्ट। जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था वो श्रैंक हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया। सिकुड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो कम हो गया, इसका मतलब ये कि अब ट्रेड और बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका था, क्योंकि जो यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने सी रूट ढूंढ लिया था एशिया तक जाने का, जो एंड सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। बहुत सी सेंचुरी पहले जो इंडियन ओशन था हैड नोन अ बस्लिंग ट्रेड विद गुड पीपल, नॉलेज, कस्टम। वेरियस मेटल थे, पर्टिकुलरली सिल्वर, जो कि लोकेटेड है पेरू और मैक्सिको में। उन्होंने यूरोप की वेल्थ और फाइनेंस को भी इंक्रीज़ किया, इन्हेंस्ड किया। बहुत से लोग तो एल डोराडो की सर्च में भी निकल गए, जहाँ पे बताया जाता है कि इट इज़ अ फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। European conquest in the Americas, not only military superiority but also diseases like smallpox, indigenous has no immunity in Americans। मतलब कि यूरोपियन ने अमेरिका पर कॉन्क्वेस्ट किया किसी मिलिट्री और सुपीरियरिटी की मदद से नहीं, बल्कि डिसीज़ की मदद से, जो कि थी स्मॉलपॉक्स। जो यूरोपियन लोग थे वो इसके इम्यून हो चुके थे, उनके पास इम्यूनिटी थी स्मॉलपॉक्स से लड़ने की, लेकिन अमेरिका के लॉन्ग आइसोलेशन के कारण उनके पास इसकी इम्यूनिटी नहीं थी। इस वजह से बहुत से लोग
स्मॉल पॉक्स की वजह से मारे गए। 19वीं सेंचुरी तक जो पॉवर्टी और हंगर था वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका था यूरोप में। सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुकी थी और बहुत सी जो डेडली डिजीज थी वो फैल रही थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके थे। इस वजह से बहुत से जो यूरोपियन थे वो अमेरिका की तरफ भागे। 18वीं सेंचुरी तक जो प्लांटेशन वर्कर्स था वो स्लेव से करवाया जाता था। वो लोग स्लेव से अपना काम करवाते थे जो कि वो अफ्रीका से उठा लेते थे और कॉटन और शुगर यूरोपियन मार्केट्स के लिए ग्रो करवाते थे। into the 18th century, China and India were among the world richest country, यानी कि चाइना और इंडिया वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री बन चुकी थी। 15th सेंचुरी से चाइना ने अपने कॉन्टैक्ट्स और सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया और आइसोलेट हो गया। चाइना रिड्यूस द रोल एंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिका ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड। यूरोप नाउ इमर्ज एट द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब यूरोप जो है वो इमर्ज हुआ सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन के। यहीं पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो एक्सप्लेनेशन आप मिस ना कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।